नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। सोचिए एक सिचुएशन है, आपका कुबरनेटिस क्लस्टर है, बिजी है, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, सब ठीक चल रहा है और अचानक कोई एक कंटेनर एकदम से सारा सीपीयू और मेमोरी खींचने लगता है। हाँ, ये होता है। और फिर बाकी सर्विसेज स्लो हो जाती हैं, शायद क्रैश भी कर जाएं। यूजर एक्सपीरियंस तो गया। बिल्कुल। और कई बार तो ये भी दिखता है कि पॉड मतलब वो कंटेनरों का ग्रुप अचानक रिस्टार्ट हो गया। हाँ और स्टेटस में लिखा रहा है OM किल्ड। हाँ, ये OM किल्ड, इसका मतलब क्या है ठीक से? देखो, OOM का मतलब है आउट ऑफ मेमोरी। तो OM किल्ड मतलब उस कंटेनर ने जितनी मेमोरी उसको दी गई थी उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की। अच्छा। तो कुबरनेटिस ने नोड को मतलब वर्कर मशीन को बचाने के लिए उसे बंद कर दिया, किल कर दिया। ओके, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है फिर? हाँ, कॉमन भी है और सीरियस भी है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। कुबरनेट्स में रिसोर्स मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। संसाधन प्रबंध मतलब ये समझना कि हर कंटेनर को कितना सीपीयू चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए। और कितना उसे इस्तेमाल करने देना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये ठीक से मैनेज नहीं किया तो वो शुरू वाली प्रॉब्लम बार बार आएगी। और कुबरनेट्स हमें इसके लिए टूल देता है। मेन है रिसोर्स रिक्वेस्ट्स और रिसोर्स लिमिट्स। रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स। हाँ, और इनसे जुड़ी एक और चीज है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब QoS क्लासेस। QS, ये क्या तय करता है? ये तय करता है कि जब नोड पर रिसोर्स कम पड़ जाएं, तो कौन सा पॉड ज्यादा जरूरी है और किसको पहले हटाया जाएगा। अच्छा, तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे, रिक्वेस्ट्स, लिमिट्स और QS, हाँ, कोशिश करेंगे कि ये सब क्लियर हो जाए। ताकि क्लस्टर स्टेबल रहे, रिसोर्सेज ठीक से बटे और सब भरोसे से चले। हमने इसके लिए क्यूबरनेटिस रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट्स, लिमिट्स एंड QS लेख से मदद ली है। बढ़िया, तो शुरू करें। रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स है, ये हैं क्या असल में? हाँ, तो रिक्वेस्ट्स, जैसा मैंने समझा, ये वो मिनिमम सीपीयू या मेमोरी है जो कंटेनर को मिलेगी ही मिलेगी, गारंटीड। बिल्कुल सही, ये गारंटी है। और ये जरूरी है शेड्यूलर के लिए। शेड्यूलर मतलब वो जो पॉड को नोड असाइन करता है। हाँ, जब नया पॉड आता है, शेड्यूलर देखता है कि किस नोड के पास इस पॉड के सारे कंटेनर्स की टोटल रिक्वेस्ट जितनी जगह खाली है। अच्छा, मतलब अगर रिक्वेस्ट 100 MI मेमोरी है तो नोड पर कम से कम उतनी खाली होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तभी पॉड वहां शेड्यूल होगा। ये एक तरह की बुकिंग है। ओके, और लिमिट्स वो क्या है फिर? लिमिट्स है मैक्सिमम, वो ज्यादा से ज्यादा सीपीयू या मेमोरी जो एक कंटेनर इस्तेमाल कर सकता है। ये हार्ड कैप है, हार्ड कैप? मतलब इससे ज्यादा नहीं। नहीं। और अगर कोई कंटेनर खासकर मेमोरी के मामले में अपनी लिमिट पार करने लगे तो नोड पर जो क्यूबलेट एजेंट चल रहा है वो एक्शन लेता है। क्यूबलेट, हाँ, वो नोड मैनेजर भाई, वो उस कंटेनर को फौरन बंद कर देता है ताकि वो बाकी सिस्टम को या पूरे नोड को ही खराब ना कर दे। और यही वो OOM किल्ड है। यही है वो OOM किल्ड। लिमिट पार हुई, क्यूबलेट ने किल कर दिया। समझ गई। तो रिक्वेस्ट है मिनिमम गारंटी शेड्यूलिंग के लिए और लिमिट है मैक्सिमम कैप जो रन टाइम पर लागू होती है। परफेक्ट। लेकिन ये सीपीयू और मेमोरी, इनको मापते कैसे हैं कुबरनेटिस में? यूनिट्स क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है YAML फाइल में लिखने के लिए। सीपीयू को मापते हैं मिली कोर्स में, M से लिखते हैं। हाँ, छोटा m। एक पूरा सीपीयू कोर, चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल, वो होता है 1000 M। अच्छा, 1 कोर इज इक्वल टू 1000 M। हाँ, तो अगर आप लिखते हो 500 M, तो आधा कोर? बिल्कुल, आप 100 M भी लिख सकते हो, मतलब कोर का 10वां हिस्सा। या एक मतलब पूरा एक कोर। दो मतलब 2 कोर। ठीक है, सीपीयू का क्लियर है। और मेमोरी? मेमोरी होती है बाइट्स में, पर हम लिखते हैं MI मेबी बाइट्स या GI गिबी बाइट्स में, पढ़ने में आसान होता है। मी और जी, ये MB और GB जैसे हैं? लगभग, थोड़ा सा फर्क है। मी और जी 1024 की पावर पर चलते हैं, जैसे 1 मी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। अच्छा। जबकि MB और GB 1000 की पावर पर कुबरनेटिस शक्ति से मी और जी इस्तेमाल करता है, तो YAML में 256 माय या 1G लिखना सही है। ओके, तो मी जी यूज करना है, समझ गई। तो रिक्वेस्ट्स, लिमिट्स, यूनिट्स हो गए। अब वो QoS पर आते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। हाँ, QoS। आपने कहा था ये रिक्वेस्ट्स लिमिट्स के आधार पर मिलता है। हाँ, कुबरनेटिस खुद ही तय करता है। हर पॉड को एक QoS क्लास मिलती है जो इस पर निर्भर करती है कि उसके कंटेनर्स में रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स कैसे सेट हैं। और ये क्लास तय करती है कि कौन पहले हटाया जाएगा अगर रिसोर्स कम हुए तो? बिल्कुल। जब नोड पर दबाव पड़ता है, नोड प्रेशर जिसे कहते हैं, जैसे मेमोरी बहुत कम बची, तो क्यूबलेट को कुछ पॉड्स हटाने पड़ते हैं।
क्यूएस क्लास बताती है कि किसका नंबर पहले आएगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरह की प्रायोरिटी लिस्टिंग हो गई पॉड्स की। कितनी तरह की क्लास होती है? मेनली 3 हैं। 3? कौन कौन सी? पहली है गारंटेड, ये सबसे टॉप क्लास है। गारंटेड? ये तब मिलती है जब पॉड के हर कंटेनर में सीपीयू और मेमोरी दोनों के लिए रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स बराबर सेट हों और जीरो ना हो। मतलब रिक्वेस्ट इक्वल टू लिमिट? हाँ, दोनों के लिए, सीपीयू और मेमोरी, और हर कंटेनर के लिए। इनको रिसोर्स मिलने की सबसे ज्यादा गारंटी होती है और ये सबसे आखिर में हटाए जाते हैं। ओके, ये बेस्ट है। फिर दूसरी है बर्स्टेबल। ये बीच वाली क्लास है। बर्स्टेबल ये तब मिलती है जब पॉड में कम से कम एक कंटेनर ऐसा हो जिसकी रिक्वेस्ट्स तो हो पर लिमिट्स या तो ना हो या रिक्वेस्ट से ज्यादा हो। अच्छा, मतलब रिक्वेस्ट कम, लिमिट ज्यादा। हाँ, या लिमिट हो ही ना। ये अपनी रिक्वेस्ट से ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट तक अगर है तो बर्स्ट कर सकते हैं, इसीलिए नाम बर्स्टेबल। ठीक है। इनको गारंटीड के बाद पर बेस्ट एफर्ट से पहले हटाया जाता है। और तीसरी? बेस्ट एफर्ट। हाँ, बेस्ट एफर्ट ये सबसे नीचे है। ये उन पॉड्स को मिलती है जिनके किसी भी कंटेनर में कोई रिक्वेस्ट या लिमिट सेट ही नहीं की गई हो। कोई भी नहीं। जैसा नाम है वैसा काम। इनको रिसोर्स तभी मिलता है जब बचा हो और नोड पर जरा भी प्रेशर आया तो सबसे पहले यही जाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले इन्हीं को हटाया जाता है। ओह, तो इसका मतलब प्रोडक्शन में बिना रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स के ऐप चलाना तो बहुत रिस्की है। एकदम, क्योंकि जरा सी मुश्किल आई और आपका पॉड गया, चाहे वो ठीक ही क्यों ना चल रहा हो। हाँ, ये तो गड़बड़ है। तो कम से कम रिक्वेस्ट्स तो देनी ही चाहिए। हाँ, ताकि वो बेस्ट एफर्ट में ना रहे। और जो बहुत जरूरी ऐप्स हैं उनके लिए तो गारंटीड क्लास का टारगेट रखना चाहिए, भले उसके लिए रिसोर्स ज्यादा रिजर्व करने पड़े। हाँ, सेफ्टी पहले। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में करते कैसे हैं इसको? YAML फाइल में कहाँ लिखते हैं ये रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स? ये पॉड की YAML फाइल में स्पेक के अंदर कंटेनर सेक्शन में होता है। हाँ, जहाँ कंटेनर का नाम और इमेज देते हैं। वहीं पर हर कंटेनर के लिए आप एक रिसोर्सेज ब्लॉक जोड़ सकते हैं। रिसोर्सेज ब्लॉक? हाँ, उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स, और फिर इनके अंदर सीपीयू और मेमोरी की वैल्यूज देते हैं। अच्छा, एक उदाहरण दिखा सकते हैं? हाँ, जैसे श्रोत में था resources dashboard.yaml, YAML name my app container, myapp.latest 100 MI, 250 M 200 MI, 500 M। ओके। तो यहाँ रिक्वेस्ट है 100 MI मेमोरी, 250 M CPU, और लिमिट है 200 MI मेमोरी, 500 M CPU। हाँ, तो इसे कम से कम इतना रिक्वेस्ट्स मिलेगा, पर इससे ज्यादा लिमिट्स ये यूज नहीं कर पाएगा। और अगर इसने कोशिश की, मान लो लिमिट 100 MI है पर ऐप ने 200 MI मांग ली बग की वजह से, तो वही होगा जो हमने डिस्कस किया, क्यूबलेट देखेगा और कंटेनर को OM किल सिग्नल भेज देगा और पॉड बंद हो जाएगा। हाँ, वो रिस्टार्ट हो सकता है अगर पॉलिसी वैसी सेट है, पर आप ये देख सकते हैं कि हुआ क्या था। कैसे? kubectl डिस्क्राइब पॉड नेम कमांड से डिस्क्राइब पॉड। हाँ, उसके आउटपुट में कंटेनर सेक्शन में लास्ट स्टेट या प्रीवियस स्टेट में दिखेगा स्टेट टर्मिनेटेड रीजन ओम किल्ड। अच्छा, तो पता चल जाएगा कि मेमोरी लिमिट की वजह से बंद हुआ। बिल्कुल। और ये कैसे देखें कि पॉड को क्यूएस क्लास कौन सी मिली है, गारंटीड, बर्स्टेबल या बेस्ट एफर्ट? उसके लिए भी कमांड है kubectl get pod name -o json path is equals to status.qs class। JSON पाथ। हाँ, ये सीधे वो वैल्यू निकाल कर दे देता है। आउटपुट में सिर्फ क्लास का नाम आ जाएगा, गारंटीड, बर्स्टेबल या बेस्ट एफर्ट। ठीक है, ये कमांड्स तो काफी हैंडी हैं, YAML भी समझ आ गया, पर ये तीनों रिक्वेस्ट्स, लिमिट्स, QoS, इनका आपस में जो खेल है उसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई आसान तरीका, एनालॉजी? हाँ, वो साझा अपार्टमेंट वाली एनालॉजी अच्छी है। साझा अपार्टमेंट कैसे? सोचो कुबेरनेट्स नोड एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है और हर पॉड एक किराएदार। ठीक है, नोड इज इक्वल टू बिल्डिंग, पॉड इज इक्वल टू किराएदार। अब रिक्वेस्ट क्या है? ये वो मिनिमम जगह है जो हर किराएदार ने अपने लिए पक्की कर ली है। जैसे एक कमरा मालिक शेड्यूलर पक्का करता है कि सबको अपना कमरा मिले। और लिमिट्स वो मैक्सिमम जगह है जो किराएदार इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है उसने एक कमरा रिक्वेस्ट लिया हो, पर अगर कॉमन एरिया खाली है तो वो थोड़ा यूज कर ले, पर एक हद तक ही लिमिट। उससे ज्यादा फैला तो मालिक रोक देगा। अच्छा, और QoS? हाँ, QoS कैसे फिट होगा? QoS है कि अगर अपार्टमेंट में जगह की कमी हो जाए अचानक, मान लो कोई रिपेयर का काम आ गया, नोड पर रिसोर्स कम हो गए, तो किस किराएदार को पहले घर खाली करने को कहा जाएगा? अच्छा,
जिसने कोई जगह पक्की नहीं की थी वो शायद सबसे पहले जाए। जिसने ठीक उतनी ही जगह ली जितनी पक्की की थी वो सबसे आखिर तक रहेगा। सही है। और जिसने कम पक्की की थी पर ज्यादा यूज कर रहा था वो बीच में। वाह, ये एनालिसिस तो कमाल की है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। रिक्वेस्ट इक्वल्स टू बुकिंग, लिमिट्स इक्वल्स टू मैक्सिमम यूज, क्यूएस इक्वल्स टू प्रायोरिटी जब गड़बड़ हो। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अभी तक हमने बात की पॉड लेवल पर क्या पूरे नेम स्पेस के लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, नेम स्पेस मतलब पॉड्स का लॉजिकल ग्रुप। हाँ, जैसे अलग अलग टीमों के लिए अलग नेम स्पेस। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, खासकर बड़े क्लस्टर्स में या जहां मल्टी टेनेंसी हो। इसके लिए कुबरनेटिस देता है रिसोर्स कोटास। रिसोर्स कोटास, ये क्या करते हैं? इनसे आप एक नेम स्पेस के लिए टोटल रिसोर्स यूज पर लिमिट लगा सकते हो। टोटल मतलब उस नेम स्पेस के सारे पॉड्स मिलाकर। हाँ, जैसे आप तय कर सकते हो कि इस नेम स्पेस में कुल मिलाकर 10 से ज्यादा पॉड नहीं बनेंगे। अच्छा। या सारे पॉड्स की टोटल सीपीयू रिक्वेस्ट्स मिलाकर 2 कोर से ज्यादा नहीं होंगी। या टोटल मेमोरी लिमिट्स 2 GB से ज्यादा नहीं होंगी। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि कोई एक टीम या कोई एक खराब ऐप क्लस्टर के सारे रिसोर्स हड़प नहीं सकती। हाँ, वरना दूसरों के ऐप बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इससे फेयरनेस आती है। आप स्टोरेज पर भी कोटा लगा सकते हो। स्रोत में इसका यामल कोटा.यामल था, उसमें spec.hard के अंदर ये सब लिमिट्स थी। हाँ, spec.hard में ही डिफाइन करते हैं pods 10, requests.cpu 2, limits.memory 2 GI, इस तरह से। और इसे लगाते कैसे हैं? पहले नेम स्पेस बनाओ, kubectl create namespace my namespace, फिर ये YAML फाइल उस नेम स्पेस पर अप्लाई कर दो, kubectl apply -f quota.yaml -n my namespace। और फिर देख सकते हैं कि कितना यूज हुआ। हाँ, kubectl describe quota name -n namespace से वो दिखाएगा कि लिमिट कितनी है और अभी कितनी यूज हो रही है। और अगर कोई अपनी लिमिट पे पहुंच गया, फिर नया पॉड बनाने की कोशिश की तो कुबरनेटिस एरर दे देगा, पॉड नहीं बनेगा, बोलेगा कि कोटा पूरा हो गया है। अच्छा, ये तो एडमिन्स के लिए बहुत कंट्रोल देता है। हाँ, और रिसोर्स कोटास के साथ एक और चीज का जिक्र था, लिमिट रेंजेस। हाँ, लिमिट रेंजेस, वो क्या है? ये दोनों मिलकर और भी ज्यादा कंट्रोल देते हैं। देखो, रिसोर्स कोटा पूरे नेम स्पेस के टोटल यूज पर लिमिट लगाता है, जबकि लिमिट रेंज नेम स्पेस के अंदर बनने वाले हर एक कंटेनर पर कुछ नियम लागू करता है। हर कंटेनर पर? जैसे आप लिमिट रेंज से सेट कर सकते हो कि अगर डेवलपर ने रिक्वेस्ट लिमिट नहीं दी तो डिफॉल्ट क्या होगी। हर कंटेनर के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट लिमिट कितनी हो सकती है, मेमोरी और सीपीयू के बीच रिक्वेस्ट लिमिट का रेशियो कितना हो सकता है। अरे वाह, तो इससे आप पक्का कर सकते हैं कि नेम स्पेस में बनने वाले सारे पॉड्स कम से कम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करें। बिल्कुल, भले यामल में लिखना भूल जाए तो रिसोर्स कोटा और लिमिट रेंज मिलके नेम स्पेस में कंसिस्टेंसी और गवर्नेंस लाते हैं। ये तो वाकई बहुत पावरफुल लगता है एडमिन्स के लिए। अच्छा, अब कुछ प्रो टिप्स पर आते हैं। कुछ बातें तो हमने की, पर थोड़ा और। पहली टिप थी कि प्रोडक्शन में रिक्वेस्ट और लिमिट्स दोनों सेट करो। क्यों है ये इतना जरूरी? हाँ, ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सलाह है। क्यों? पहला, हमने देखा बिना इनके पॉड बेस्ट एफर्ट बन जाता है। बिल्कुल। प्रोडक्शन के लिए खतरनाक। दूसरा, रिक्वेस्ट से शेड्यूलर सही नोड चुनता है, गारंटी मिलती है। तीसरा, लिमिट से आप रनअवे प्रोसेस रोकते हो, मतलब कोई बग आ गया या लोड बढ़ गया तो वो सारे रिसोर्स खाकर नोड को डाउन न कर दे। सही बात है। पर इसमें एक ट्रेड ऑफ है। कैसा ट्रेड ऑफ? देखो, अगर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा रखी तो गारंटी पक्की, पर शायद आप उतना यूज ना कर रहे हो तो रिसोर्स वेस्ट हुए, कॉस्ट बढ़ी। हाँ। रिक्वेस्ट बहुत कम रखी तो कॉस्ट बची, पर शायद नॉर्मल लोड में भी ऐप को सीपीयू कम मिले, वो स्लो चले, थ्रोटलिंग हो। लिमिट्स को रिक्वेस्ट के बहुत पास रखा तो स्टेबिलिटी बढ़ी, गारंटीड क्यूओएस, पर जरा सा लोड बढ़ा तो ओएम क्लियर का खतरा। अच्छा। लिमिट्स को रिक्वेस्ट से काफी ज्यादा रखा, बस्टेबल क्यूओएस, तो स्पाइक झेलने की क्षमता बढ़ी, पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल कि नोड पर असल में लोड कितना आएगा। तो ये सही बैलेंस कैसे मिलेगा? रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स की सही वैल्यू कैसे पता करें? अंदाजे से तो नहीं चल सकते। बिल्कुल नहीं, अंदाजा नहीं लगाना, इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग कैसे? अगर आप चल रही है तो देखो वो कितना यूज कर रही है। क्यूब कंट्रोल टॉप पॉड कमांड है, इसके लिए मैट्रिक्स सर्वर चाहिए क्लस्टर में। अच्छा। टॉप पॉड ये रियल टाइम दिखाता है। हाँ, करंट यूसेज और ज्यादा डिटेल के लिए प्रोमीथियस, ग्राफाना जैसे टूल है,
वो टाइम के साथ ट्रेंड दिखाते हैं। अच्छा। उस डेटा के बेस पर आप रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स को फाइन ट्यून कर सकते हो। जैसे रिक्वेस्ट को एवरेज या P95 यूसेज के आसपास रखो, लिमिट को मैक्सिमम जो देखा है उससे थोड़ा ज्यादा। और नई ऐप के लिए? उसके लिए लोड टेस्टिंग करो, देखो अलग अलग लोड पे कितना रिसोर्स लेती है, या फिर शुरू में कुछ अंदाजे से रखो, फिर मॉनिटर करके एडजस्ट करो। ठीक है। एक और टिप थी सीपीयू और मेमोरी ओवर कमिटमेंट के बारे में, वो थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये जरूरी है। सीपीयू और मेमोरी दोनों अलग तरह के रिसोर्स है। सीपीयू को कहते हैं कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब दबाया जा सकने वाला। हाँ, मतलब अगर कई पॉड ज्यादा सीपीयू मांगने लगे तो सिस्टम उन्हें बंद नहीं करेगा, बस उनका टाइम आपस में बांट देगा। ऐप स्लो हो सकती है, थ्रॉटल हो सकती है, पर क्रैश नहीं होगी। अच्छा। इसीलिए नोड की टोटल सीपीयू कैपेसिटी से ज्यादा सीपीयू लिमिट्स असाइन करना, मतलब ओवर कमिट करना, अक्सर सेफ माना जाता है। इससे रिसोर्स का यूज बेहतर होता है। ओके। और मेमोरी? मेमोरी है इनकम्प्रेसिबल, उसे आप थोड़ा कम नहीं दे सकते। अगर पॉड ने लिमिट से ज्यादा मेमोरी मांगी और नोड पर है नहीं, तो उसे OM किल्ड ही करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। इसीलिए मेमोरी को ओवर कमिट करना, मतलब नोड की टोटल मेमोरी से ज्यादा मेमोरी लिमिट्स देना, बहुत रिस्की है। इससे क्लस्टर अनस्टेबल हो सकता है। तो मेमोरी लिमिट्स के साथ ज्यादा सावधान रहना है। हाँ बिल्कुल, मेमोरी रिक्वेस्ट्स को टोटल नोड मेमोरी के करीब रखना और लिमिट्स ध्यान से सेट करना ज्यादा बेहतर है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो अगर समराइज करें, रिक्वेस्ट्स मिनिमम गारंटी हैं, शेड्यूलिंग और QoS में मदद करती हैं। लिमिट्स मैक्सिमम कैप हैं, बुरे बर्ताव को रोकती हैं। QoS क्लास प्रायोरिटी तय करती है। रिसोर्स कोटाज नेम स्पेस लेवल पर टोटल यूज कंट्रोल करते हैं और लिमिट रेंजेस हर कंटेनर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एकदम सही। और इन सब को सोच समझकर सेट करना क्लस्टर की स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और कॉस्ट सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ YAML में नंबर लिखना नहीं है, ये आपकी ऐप की जरूरत, उसकी इम्पोर्टेंस और क्लस्टर के मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे इग्नोर करना मतलब रिस्क लेना। चलिए, तो अब इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर, तो सोचिए इस पर। आपके पास अलग अलग तरह की एप्स हैं। एक स्टेटलेस वेब फ्रंट एंड है, एक बहुत जरूरी स्टेटफुल डेटाबेस है, एक बैकग्राउंड बैच जॉब है। हाँ, अलग अलग जरूरतें। हाँ, तो जब आप इनके लिए रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स सेट करेंगे, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी एक जैसी होगी सबके लिए? क्या एक ही नियम जैसे रिक्वेस्ट इक्वल्स लिमिट का 70% सब पर लगा देंगे? शायद नहीं। या फिर क्या हमें हर ऐप की इम्पोर्टेंस, उसकी परफॉर्मेंस की जरूरत, फेल होने का असर और यहाँ तक कि कॉस्ट को देखकर हर एक के लिए एक अलग कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ नंबर डालना नहीं, बल्कि ऐप को, बिजनेस को और रिस्क को समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।